Hello, dear students. Welcome to Niri Science Academy. We were studying chapter evolution. In that, we were studying Hardy-Weinberg principle. Hardy-Weinberg principle क्या कहता है कि that allele frequencies जो हैं population में they are stable and constant हैं, वो generation to generation. ओके और सम टोटल जितना है allele frequencies का वो 1 है. ठीक है, उसी का आगे हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि जैसे फ्रीक्वेंसीज को हमने नेम दे दिया पी एंड क्यू. पी एंड क्यू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और ए की फ्रीक्वेंसी है पी एंड क्यू. ओके, ये हम स्टडी कर रहे थे. क्लियर? तो सिंपली स्टेटेड है कि प्रोबेबिलिटी जो एलएलई ए की है पी की में अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम्स पे आएगी. तो उसका प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है क्रोमोसोम में आने की? पी स्क्वायर. उसकी प्रोबेबिलिटी है पी स्क्वायर. और ए की हो गई क्यू स्क्वायर. और जैसा हमने अभी हेरिडिटी वाले चैप्टर में, इनहेरिटेंस के चैप्टर में पढ़ा, और ए की क्या हो गई? 2pq. तो पी स्क्वायर प्लस 2pq उसने अभी मैंने बोला ना कि क्या था हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल कि ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल टू 1. तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर. ये ओके, पी स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1. क्लियर? तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या हुआ? पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर. तो फ्रीक्वेंसी को जब मेजर करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आता है. तो जो डिफरेंस होता है वो क्या इंडिकेट करेगा कि इवोल्यूशन में क्या चेंज आया जीन्स में. ओके, तो डिस्टर्बेंस जेनेटिक इक्विलिब्रियम में हार्डी वेन्सबर्ग इक्विलिब्रियम में जो आता है उसको चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलएलईज बोलते हैं, जिससे क्या बनता है? रिजल्ट इन एवोल्यूशन. तो इसको बोलते हैं हार्डी वेन्सबर्ग इक्विलिब्रियम. तो ये कैसे 5 फैक्टर्स जो हैं जो कि इस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं. क्या चीज़ अफेक्ट करती है? ओके, ये तो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रही थी. अगर सेम स्ट्रक्चर है तो होमोलोगस कहलाएंगे और सेम फंक्शन है तो एनालोगस कहलाएंगे. तो कौन सी क्या 5 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? जीन माइग्रेशन जो इक्विलिब्रियम को चेंज कर देते हैं, जीन फ्लो या जीन्स का ड्रिफ्ट होना, या म्यूटेशन आ जाना, या उनका रिकम्बाइन होना, या उनका नेचुरल सेलेक्ट होना इवोल्यूशन के लिए. तो जब माइग्रेशन होता है एक सेक्शन का, कोई पॉपुलेशन है वो दूसरी प्लेस पे चली गई. ओके, तो जीन फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं चेंज होती जाती हैं न्यू पॉपुलेशन में. ओके, तो और नई जीन्स ऐड होती हैं नई पॉपुलेशन में, और ओल्ड पॉपुलेशन की जीन्स चेंज हो जाती है. जैसे कोई भी एनिमल है उसका प्लेस ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ पर जो एनिमल है उनके साथ उनका ब्रीडिंग हुआ तो क्या हुआ? नए जीन्स ट्रांसफ़र हो गए. ओके, तो जीन फ्लो होएगा. अगर जीन माइग्रेशन होगा मल्टीपल टाइम्स होता है, बहुत बार होता है, और यही चेंज अगर बाई चांस होता है तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. ओके, कई बार फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है कि इतना डिफरेंस आ जाता है कि नया सैंपल बन जाता है पॉपुलेशन का और एक डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाता है. तो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन को फाउंडर कह देते हैं. तो उसको बोलते हैं फाउंडर इफ़ेक्ट. तो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म पे इसमें स्टडी किया गया, म्यूटेशन को ऑब्जर्व किए गए नए फिनोटाइप्स. तो कई जनरेशन में स्पेशिएशन हुए, नेचुरल सिलेक्शन हुए हेरिटेबल वेरिएशन में, और इनेबल किया बेटर सर्वाइवल को, जिससे कि वो रिप्रोड्यूस हुए और ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी हुए. तो क्रिटिकल एनालिसिस किया गया बहुत पास से इसका वेरिएशन में कि क्या चेंजेस आते हैं म्यूटेशन के कारण, रिकम्बिनेशन के कारण, गैमेटोजेनेसिस के टाइम. ओके, या जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट के टाइम, जिसके कारण क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जीन्स की और फ्यूचर जनरेशन चेंज हो जाती है. तो कपल टू इन्हांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन से एक डिफरेंट पॉपुलेशन हम देखते हैं.
ओके, अलग अलग जीन्स जब रिकम्बाइन होती हैं तो एक डिफरेंट पॉपुलेशन रिक्रिएट होती है। तो नेचुरल सिलेक्शन होता है, उससे स्टेबलाइजेशन आता है। ओके, डायरेक्शनल चेंज होता है, कई इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अलग तरह की होती है, करेक्टर वैल्यू दूसरे की अलग होती है। ओके, या कोई पेरिफेरल करेक्टर्स हैं वो मिल जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये डायग्राम हमने पहले भी इसमें डिस्कस किया है 7.8 में। ये देखिए, ये 7.8 में आप देखिए डायग्रामेटिक ट्रेड्स हैं। ये डायग्रामेटिक ट्रेड्स दिखाए हैं, ये स्टेबलाइजिंग। ओके, ये रहा, ये पीक बताया है। पीक ड्रिफ्ट इन एक डायरेक्शन में उसको बोलता है डायरेक्शनल, और दो पीक बन जाते हैं उसको डिसरप्टिव बोलते हैं। तो ये चेंजेस आते हैं इंडिविजुअल में विथ फिनोटाइप। ओके, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है डिफरेंट ट्रेड्स पे। ओके, स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, पीक हाई जाता है। ओके, और डायरेक्शनल में पीक शिफ्ट्स इन एक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, डिस्ट्रप्टिव में दो पीक बनता है। तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन जो होता है उसमें इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन लेड टू स्टेबलाइजेशन। ओके, तो क्रिटिकल एनालिसिस से हमें पता लगता है क्या वेरिएशन है म्यूटेशन में, रिकम्बिनेशन में, और जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट में, जीन्स की फ्रीक्वेंसी में और फ्यूचर जनरेशन में। ओके, तो नेचुरल सिलेक्शन से क्या हुआ, डिफरेंट पॉपुलेशन उसमें लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन बन गया, इन्हांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ओके, इसमें क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन में हेरिटेबल वेरिएशन होते हैं और बेटर सर्वाइवल के लिए इन्वायरमेंट होता है टू रिप्रोड्यूस और ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी के लिए। ओके, और ये वेरिएशन म्यूटेशन से आता है, रिकम्बिनेशन से आता है, और जीन फ्लो के कारण आता है जो नेचुरल सिलेक्शन है। और उसी में चेंजेस आते हैं और अलग अलग पीक्स आते हैं जिससे स्टेबलाइज जो है ज़्यादा स्टेबलाइज लेड टू स्टेबलाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन लेड टू स्टेबलाइजेशन। ओके, तो इस तरह से उसको कंबाइन किया जाता है। ओके, तो नेचुरल सिलेक्शन लेड टू स्टेबलाइजेशन, इसमें क्या होता है, जैसे वो एनिमल और प्लांट जो बेस्ट सूटेड हैं उस कंडीशन में, ओके, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा यंग रह सकता है और लिव लॉन्गर ज़्यादा रह सकता है, उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है। ओके, डायरेक्शनल चेंज में। तो ये मैकेनिज़्म है इवोल्यूशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो एडेप्टेड है एनवायरनमेंट में वही सरवाइव करते हैं और पास ऑन करते हैं जीन्स जो कि सक्सेस दैट एडेड देयर सक्सेस, जो आगे उनको रिप्रोड्यूस करने में, डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ओके, क्लियर। ये डिसरप्शन में मैंने पहले बताया, मोर इंडिविजुअल एक्वायर, वाइट इज हैपनिंग, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरीफेरल कलेक्टर वैल्यू एट बोथ हैंड्स, जो हमने उसमें डायग्राम में देखा है। नेचुरल सिलेक्शन में स्टेबलाइजेशन आता है जिसमें मीन करेक्टर वैल्यू निकलती है, और डायरेक्शनल चेंजेस में मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू मोर देन द मीन करेक्टर। ओके, अब हमें क्लियर हो गया। अब ब्रीफ अकाउंट हम एवोल्यूशन में लेंगे कि 2000 साल पहले क्या हुआ था। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड हुआ अर्थ में। तो मैकेनिज्म हुआ कैसे, नॉन सेल्यूलर इकट्ठे होके एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बना देते हैं, और जो कि सेल में इवॉल्व हो सकता है, जिसकी मेम्ब्रेन होगी एनवलप, जिसमें सेल विद मेम्ब्रेनस एनवलप इज़ नॉट नोन, जिसका मेम्ब्रेन नहीं पता होगा। और ये जो सेल्स हैं इनकी एबिलिटी होगी ऑक्सीजन रिलीज़ करने की। ओके, तो मैकेनिज्म कैसे, नॉन सेल्यूलर जो जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स इकट्ठे हो जिनकी मेम्ब्रेन नहीं है, और ये ऑक्सीजन, इनकी कैपेबिलिटी थी ऑक्सीजन रिलीज़ करने की। तो दे कुड हैव बीन सिमिलर टू लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस।
लाइट रिएक्शन होता है वैसे ही सिमिलर है, जहाँ पे वाटर स्प्लिट हो जाता है सोलर एनर्जी के कारण और कैप्चर्ड हो जाता है और चैनलाइज बाय एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, और सिंगल सेल सीधा मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो 500 MY ये इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए, जॉलेस फिश इवॉल्व हुई। ओके, तो इस तरह से इसमें डेवलप हुआ। ओके, सी वीड्स और फ्यू प्लांट्स एग्जिस्ट हुए अराउंड 320 MY। ओके, तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होते रहे। सी वीड्स और कई प्लांट एग्जिस्ट हुए 320 MY में। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन्वेडेड था जो सबसे पहला वो प्लांट्स थे, ये वाइड स्प्रेड थे ऑन लैंड। फिर एनिमल्स इन्वेड हुए, सबसे पहले प्लांट्स हुए, फिर एनिमल्स और फिश जो कि स्ट्रॉन्ग फिन्स थे वो लैंड पे आई और वापस पानी में चली गई। ये 350 MY ये थे। ओके, तो इस तरह से इसकी फॉर्म है। तो 2000 साल पहले ये इवॉल्व हुए। ओके, एबिलिटी थी इनकी रिएक्शन करने की, मेम्ब्रेनस से नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर थे और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स थी। ओके, तो फिश हुई 1930 में साउथ अफ्रीका में मिली, उसके कोलेकेंथ बोलते हैं, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब और उसकी ब्रीड्स अब वैरायटी या ब्रीड्स नहीं पाई गई हैं। ओके, ये देखिए डायग्राम भी दिया हुआ है। MY ये मीन्स है मिलियन ईयर्स अगो। ओके, MY ये मीन्स मिलियन ईयर्स अगो, कोई कन्फ्यूजन है तो 500 मिलियन अगो इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए, एक्टिव हुए। फिर जॉलेस फिश 350 मिलियन ईयर्स अगो, उस पर सबसे पहले प्लांट्स मिले, फिर एनिमल्स। ये देखिए स्केच ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, ये पूरा स्केच बना रखा है, देखिए आप। ये ब्रायोफाइट्स, जुरासिक, ट्रेसिक, प्रेमिन, कार्निफोरस, फर्न्स, डाइकोटिलेडन, एंजियोस्पर्म्स, सीड फर्न्स, ओके, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। तो स्केच है एवोल्यूशन का प्लांट्स का, उसका एक स्केच बना लिया कि कैसे डेवलप हुए। तो फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव्ड, फर्स्ट एम्फीबियन नेक्स्ट 200 साल में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में कोलेसेंट डेवलप हुआ। फिर ये एनिमल्स थे, उनको लोफिन्स बोला। लोफिन्स क्या थे जो सबसे पहले डेवलप हुए, लोफिन्स जो थे वो सबसे पहले डेवलप हुए एम्फीबियंस से। एम्फीबियंस मीन जो पानी और उसमें दोनों में रह लेते हैं, वो लोफिन्स थे। ओके, कोई स्पेसिमेन नहीं है जो अब तक हमारे साथ अभी भी है। तो ये एंसेस्टर्स हैं मॉडर्न डे फ्रॉग और सैलामेंडर्स, ये मॉडर्न जो हैं इनके एंसेस्टर्स हैं लोफिन्स। तो एम्फीबियन बाद में रेप्टाइल्स में चेंज हो गए, रेंगने वाले जानवर। और ये अंडे होते थे इनके जो कि थिक होते थे बहुत, और जो नहीं ड्राई होते सन में, जैसे कि एम्फीबियन के हो जाते हैं। तो ये मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स से टर्टल, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल। ओके, तो 200 मिलियन अगो से क्या हुआ, जो रेप्टाइल हैं वो डिफरेंट शेप और साइज में डोमिनेट कर दिया अर्थ को, जैसे टेरिडोफाइट्स। ओके, वो वो सब गिर कर क्या हुआ, कोल डिपॉजिट बन गए धीरे धीरे। तो कुछ लैंड रेप्टाइल्स जो हैं वापस पानी में चले गए और इवॉल्व हुए फिश लाइक रेप्टाइल्स में 200 मिलियन एजो
इकेंथोसॉरस। ओके, ये देखिए अर्ली रेप्टाइल्स जो एक्सटेंट हो गए, पॉलीगोथेकोडेंड्स ये भी एक्सटेंट हो गए, थेरेप्टाइड्स, डायनासोर्स। अब कौन से? टर्टल, लेजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड, मैमल्स। ओके, तो ये फिगर किसका है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। ओके, तो सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक, वापस पानी में चले गए, मैं बता रही थी, और डेवलप हुए फिश लाइक रेप्टाइल्स में 200 मिलियन एगोर्स अगो। ओके, जो लैंड रेप्टाइल्स थे वो डायनासोर्स थे। फिश लाइक रेप्टाइल्स, तो जो लैंड रेप्टाइल्स थे वो डायनासोर्स थे, बिगेस्ट ऑफ देम। और टाइनासोरस रेक्स वॉज 20 फीट इन हाइट, 20 फीट बड़े थे वो, जब बहुत ह्यूज थे, और उनके फियरसम डराने वाले दांत थे। और 65 MYU में क्या हुआ? डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड हो गए अर्थ से, और रीज़न नहीं पता। कोई कहता है क्लाइमेट चेंज के कारण हो गए, सब कहते हैं वो बर्ड्स में डेवलप हो गए, पर इस ट्रूथ इन दोनों के बीच में है। तो स्मॉल साइज जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अभी तक इस ईरा में भी हैं। फर्स्ट मैमल्स जो होते हैं वो श्रियूस थे, और उनके जो फॉसिल्स थे वो स्मॉल साइज थे। मैमल्स विविपेरस थे। विविपेरस मतलब ओविपेरस बोलते हैं एग लेइंग एनिमल्स को, और बेबी जो प्रोड्यूस करते हैं वो विविपेरस बोलते हैं। ओके, जिसमें यंग अनबॉर्न जो होता है मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। तो मैमल्स जो डेवलप हुए ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, सेंस कर लेते थे डेंजर को। और जब रेप्टाइल्स आए, मैमल्स पूरे अर्थ पे छा चुके थे। साउथ अमेरिकन मैमल्स जो रिजेंबल करते हैं हॉर्स, हिपोपोटामस, बियर, रैबिट। फिर कॉन्टिनेंटल जैसे द्वीपों में ड्रिफ्ट आया तो साउथ अमेरिका ज्वाइन हुआ नॉर्थ अमेरिका से, तो ये एनिमल्स नॉर्थ अमेरिकन फाउना से ओवर रिडन हो गए, उनका असर आ गया। तो इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण पाउज मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कंगारू है वो सरवाइव हुआ, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था अदर मैमल्स के साथ। सम मैमल्स थे दे लिव होली इन वाटर, जैसे वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सी काउस, जो पूरा पानी में ही रहते हैं। ओके, और ऐसी इवोल्यूशन की स्टोरीज़ हैं हॉर्स, एलिफेंट, डॉग की भी। इनको अब हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सबसे सक्सेसफुल स्टोरी है इवोल्यूशन की मैन की, जिसने लैंग्वेज सीखी, फिर स्किल्स सीखी और सेल्फ कॉन्शियसनेस सीखी। तो एक रफ स्केच इवोल्यूशन का लाइफ फॉर्म्स और उसका टाइम का इंडिकेट करता है फिगर 7.9 और 7.10 में। ओके, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। फिर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स जो थे ड्रायोपिथेकस और रोमेपिथेकस एग्जिस्ट करते थे। ये बालों वाले होते थे और गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे चलते थे। और रेमेपेथिकस थे वो मैन जैसे थे, और ड्रिपोथेकिस थे वो एप जैसे थे। तो आप देखोगे कई फॉसिल्स जो पुराने मिले हैं, पुरातत्व विभाग को जो कहते हैं ना, कुछ मिले हैं तत्व पुराने, न्यू फॉसिल्स मिले हैं। किसी में मैन लाइक बोन होती है ना, वो कब कहाँ डिस्कवर हुई? इथोपिया और तंजानिया में। अभी इसका डायग्राम मैं दिखाती हूँ। और ये रिवील किया गया कि होमिनिड फीचर्स जो होते हैं वो करीब 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो था, जिसमें मैन लाइक प्राइमेट्स जो होते हैं वो चलते थे अफ्रीका में। और वो पर ज़्यादा लंबे नहीं होते थे, चलने वाले होते थे, 4 फीट तक होते थे। ठीक है, 2 मिलियन एगोस कौन थे? पिथेसेंस, जो ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स में रहते थे। ओके, जो कि पत्थरों से लड़ते थे और फ्रूट खाते थे।
और कईयों की बोन डिफरेंट थी दूसरे की बोन से। इनको फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का इसको ऑस्ट्रेलोपैथिकन्स। ब्रेन कैपेसिटी इनकी 600 से 800 सीसी थी और ये मीट नहीं खाते थे। फिर 1819 में डिस्कवर्ड किया उसका नेक्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं होमो इरेक्टस अबाउट 1.5 मिलियन आवर्स। होमो इरेक्टस जो था लार्ज ब्रेन था 960 का और वो मीट खाता था। निंड्रेथल मैन विद अ ब्रेन ऑफ 1460 सीसी लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 40,000 ईयर्स बैक। तो ये प्रोटेक्ट करते थे अपनी बॉडी को और बरी करते थे जो डेड थे। ओके, जो डेड होते थे उनके साथी उनको वो ज़मीन में गाड़ देते थे, बरी कर देते। तो और होमोसेपियंस अफ्रीका में आए और उन्होंने कॉन्टिनेंट्स थे वहाँ पर डेवलप हुए अलग अलग रेसेस में, ठीक है, अलग अलग प्रजाति में। तो आइसिस जो थी 75,000 से 10,000 साल पहले होमोसेपियंस आए। ओके, ये देखिए होमोसेपियंस आया। ओके, तो प्री हिस्टोरिक केव जो थी आर्ट की गुफा बनाना डेवलप हुई 18,000 ईयर्स अगो। और ऐसी जो केव पेंटिंग थी वो भीमबेटका रॉक शेल्टर रीजन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ मिली। ओके, डिस्टिंक्ट एरियाज में होमोसेपियंस प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप। ओके, वन सच केव पेंटिंग कौन सी थी? भीमबेटका रॉक शेल्टर। भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ पर है? रायसेन, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में केव पेंटिंग है। और एग्रीकल्चर जो था वो करीब 18,000 साल पहले आया। रेस्ट ऑफ वॉट हैपन हिस्ट्री, पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ हुआ, सिविलाइजेशन डिक्रीज हुआ। ये देखिए कंपैरिजन ऑफ द स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बेबी चिंपांजी टू एडल्ट चिंपांजी। तो चिंपांजी मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपांजी स्कल। ये देखिए स्कल बना रखे हैं, इट रिजेंबल्स। ओके, तो इस तरह से ये जो है, ये देखिए एक्सक्यूज़ मी वन सेकेंड, ये देख इस तरह से स्कल्स हुए। स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी का बिल्कुल एडल्ट ह्यूमन स्कल जैसा स्कल है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। कईयों को लगता है इवोल्यूशन क्या पढ़ना बहुत बोरिंग है, बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको बहुत एकदम इंटरेस्ट से पढ़िए, एक एक चैप्टर एक एक वर्ड को समझिए, फिर और एक बार दो बार तीन बार उसको पढ़िए, अपने आप इंटरेस्ट आएगा। और चैप्टर बहुत इजी और बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि आंसर्स नीट हो चाहे 12th हो, क्वेश्चन तो हर चैप्टर से पूछा जाएगा। तो सब चैप्टर में इंटरेस्ट भी लेना है, उसे समझना भी और तैयार भी करना है। तो आई होप आज आपको क्लियर हो गया होगा जो जो मैंने आज पढ़ाया है। मैं केमिस्ट्री भी अब जल्द ही शुरू करने वाली हूँ। केमिस्ट्री कई दिन से चैप्टर नहीं हुए हैं। बायोलॉजी में खैर ये चैप्टर आज मेरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। आज जो पढ़ाया समझ आ गया होगा। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।